वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में, इस हमारे वीडियो लेक्चर तो नहीं कहूंगा, इस इंटरव्यू में हम बेहद ही खास शख्सियत से मिलने जा रहे हैं। आप अभ्यर्थियों की एक लंबे टाइम से मांग थी कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है इसका प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता कि क्या तैयारी करें, कैसे करें। और हम इसके लिए आज इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे ही साथी, हमारे ही सहकर्मी आदरणीय राजन सिंह जी का। राजन सिंह जी के बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूं, बाकी ये स्वयं ही अपने इनसे पूछेंगे, इनकी रणनीति जानेंगे, इनका टाइम टेबल जानेंगे, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, उन सभी को हम जानेंगे। और जहां तक संभव हुआ तो हम प्रयास करेंगे कि इन सर को जैसे भी टाइम मिले हम यूट्यूब में थोड़ा मार्गदर्शन भी लें इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को, तो हर चीज को जानेंगे। पहले मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि राजन सिंह जी की अभी फ्रेश पोस्टिंग हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर उच्च शिक्षा राजस्थान में। और इसमें क्या है, इन्होंने ऑल राजस्थान 7th रैंक प्राप्त की है इकोनॉमिक्स में। हालांकि इनसे इससे पहले इनका पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 3rd रैंक के साथ इकोनॉमिक्स से चयन हो चुका था, पर वो भर्ती क्या कि कोर्ट में लंबित होने के कारण अभी तक पोस्टिंग नहीं दी जा सकी। क्योंकि ये राजस्थान से हैं इसलिए इन्हें राजस्थानी ज्वाइन करना था और इन्होंने राजस्थान में राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में ज्वाइन किया। ये संक्षिप्त सा मेरी तरफ से परिचय। राजन सिंह जी, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और आगे मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि हमारे अभ्यर्थियों की एक डिमांड रहती है, कहीं एक मार्गदर्शन वो चाहते हैं कि सबसे पहले वह शख्सियत जो उनके सामने आ रही है वो स्वयं के बारे में बताएं कि उन्होंने अभी क्या क्या किया, कौन से कंपटीशन पार किए और किस तरह से यहां तक पहुंचे। हाँ जी, अपने बारे में थोड़ा बताएं आप। बिल्कुल सर। देखो, शक इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है कि मेहनत अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो जहां आप जाना चाहते हो। तो सर, जैसे ग्रेजुएशन मेरी यहीं गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है, मास्टर्स भी मेरी गवर्नमेंट कॉलेज से ही हुई है, गंगानगर से ही। तो मैं उन्हीं फैकल्टीज़ के साथ अपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज से जुड़ा रहा शुरू से ही। और इस चीज़ का हमेशा ज़िंदगी में महत्व रहता है कि आप किन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो और जिन लोगों से आप गाइडेंस ले रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक अच्छा महत्व अदा करती हैं। तो शुरू से ही जैसे मैं ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट था, उसके बाद मास्टर्स के दौरान ही मेरा 3 बार नेट क्वालिफाई हो गया। और उसके बाद जैसे नेट में मास्टर्स होते ही मेरा JRF क्वालिफाई हो गया इकोनॉमिक्स में। और उसके बाद फिर मास्टर्स होने के बाद ये वैकेंसी आई, तो इस वैकेंसी में मेरा 7th रैंक मैंने हासिल किया। और उसके बाद जैसे करंटली मैं अपनी PhD भी कर रहा हूँ, IIT खड़गपुर से मेरी PhD चल रही है सर। देखिए, सर ने जैसे बताया कि IIT खड़गपुर से ये PhD कर रहे हैं, नेट पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही इन्होंने कर लिया। तो वो अभ्यर्थी जो अभी क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्हें हम सलाह देना चाहेंगे कि अभी राजस्थान में सेट की परीक्षा आयोजित हो रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। नेट के फॉर्म भर दिए गए हैं, पर आगे जून वाले, दिसंबर वाले भी भरे जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्हें नेट सेट की अभी से तैयारी कर देनी चाहिए। सर ने 2019 में JRF भी किया और इसी JRF बेस पर इनका IIT खड़गपुर में PhD के लिए चयन हुआ, वहां से PhD भी इनकी चल रही है। और राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। सर, मुझे जहां तक जानकारी है कि आपकी ये पहली पोस्टिंग है यस सीधे सर। असिस्टेंट प्रोफेसर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये मेरा तो फ्रेश अपॉइंटमेंट है। हाँ, अभी फ्रेश है से बिल्कुल। सर, मैं एक से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, यस सर। वो ये सोचते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर सीधा तो बना ही नहीं जा सकता। बहुत से के मन में रहते हैं क्योंकि लगातार उनके क्वेश्चन आते हैं, कहीं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कॉल आते हैं, तो हमें ये लगता है उन स्टूडेंट्स को। बिल्कुल तो सर। उन स्टूडेंट का ये क्या है कि भ्रम दूर हो, इसके लिए मैं सर से पूछना चाहूंगा कि कहाँ से, कब से तैयारी कर देनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की। जैसे आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हैं, बिल्कुल सर। तो बताएं कहाँ से शुरू करें सर। जैसे कि सर मैंने पहले ही बताया आपको कि जैसे मेरे जो
टीचर्स हैं उनकी मेरे लाइफ में बहुत अच्छा योगदान रहा। जिन भी टीचर्स के साथ मैं जुड़ा हुआ था, जैसे वो लगभग सारे लास्ट वैकेंसी में उन्होंने एग्ज़ाम को जिन्होंने क्लियर किया था, और इवन गंगानगर और इवन बाहर भी कहीं अपॉइंटेड हैं, तो सबसे मैं एक कांटेक्ट रखता था कि सर किस तरीके से मेरे को इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। इवन मैं अपने कॉलेज में भी जो मेरे टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस लेता रहता था, और बाहर भी अगर कोई टीचर कोई जिसके बारे में भी मुझे जानकारी मिलती थी, मैं सबसे इस चीज़ की उनकी स्ट्रेटजी और उन्होंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, किस तरीके से वो इस मुकाम तक पहुँचे, तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते रहना, अभी नॉलेज कलेक्ट करते रहना, इस चीज़ ने सर मेरे लिए बहुत अच्छी महत्व इसका मेरी लाइफ में है। और रही बात सर तैयारी की, तो तैयारी मैं सोचता हूँ कि सर मास्टर्स लेवल में जब आप एंटर कर जाते हैं, क्योंकि आपको तब जाके आपको डिसाइड करना होता है कि आपकी लाइफ में किस सब्जेक्ट की आप में रुचि ज़्यादा है। तो वो रुचि जो है वो ही डिसाइड करेगी कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हो। अगर आपका पर्पज़ यही है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में अपना बनाना चाह रहे हो, कि आपको इस सब्जेक्ट में मेरे को अपना फ्यूचर बनाना है, जैसे कि मैंने मास्टर्स के दौरान मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो मेरे लिए अच्छा है और मैं उस चीज़ में अच्छा आगे काम कर सकता हूँ, तो मास्टर्स ही एक ऐसा है जिसमें आप अपनी इस तैयारी को शुरू कर सकते हो। और इवन जो मास्टर्स में लगने वाली जो बुक्स और ये सारी आप मैटर जो है वो ही इसका बेस होता है। इवन नेट जेआरएफ और इवन आप कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी भी देखोगे तो उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है मास्टर्स लेवल का। तो यही मैं कहूँगा कि मास्टर्स के दौरान ही बच्चों को तैयारी कर देनी चाहिए, और ये सिर्फ एक भ्रम है कि आप लोग अगर फ्रेशर हो तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। अगर आपके अंदर जज्बा है, आपकी मेहनत है, तो आप इस मुकाम को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। साथियों, आगे हम सभी एक एक बातें इनसे पूछेंगे। सर, एक अभ्यर्थी है, उस अभ्यर्थी को तैयारी किस तरह से शुरू करनी चाहिए, यानी जीरो से कैसे स्टार्ट करके वो अपने मुकाम को हासिल करे, मंजिल को हासिल करे। बिल्कुल। इसके लिए जैसे आपने तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाई, आपका टाइम टेबल किस तरह से था, क्या चीज आप ने की ताकि अभ्यर्थियों को उनसे फायदा मिल सके, बताएं सर। बिल्कुल सर। जैसे कि ट्वेल्थ हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, जैसे मेरा मैं जैसे बताऊं तो मेरा इकोनॉमिक्स ट्वेल्थ में ही मैंने उस इकोनॉमिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ना शुरू किया, उसमें मेरी रुचि जनरेट हुई जो मेरे टीचर्स थे उनकी वजह से। तो जो इकोनॉमिक्स अब जैसे मैंने पढ़ा, तो मेरे को इस चीज़ में ट्वेल्थ की जो बुक्स थी वो मेरे एज ए बेस काम आई, तो वो ट्वेल्थ की बुक्स से बेस बना। फिर ग्रेजुएशन पे मैंने उसके ऊपर एक मकान तैयार किया अपनी पूरी आगे की लाइफ के लिए, और मास्टर्स पे आने के बाद मैंने उसको पूरा एज ए एक घर के तौर पे मैंने उसको वेल बना के रख फर्निश्ड कर दिया, दिया वेल उसको। फर्निश्ड कर दिया सर। हाँ जी। तो इस तरीके से मैं कहूँगा कि आपकी जो ट्वेल्थ की जो बुक्स हैं वो आपका बेस है, उसके ऊपर आप अपना ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं, ग्रेजुएशन का जो आपका मैटर है उसको आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। और उसके बाद मास्टर्स जो है वो एक अंतिम कड़ी होती है। अगर मास्टर्स की आप किताबों से अगर आप मास्टर्स में पढ़ोगे, बजाय कि आप जैसे 1 वीक या दूसरी छोटी बुक्स की फॉलो करते हो, तो उसकी बजाय आप एक अच्छे स्टैंडर्ड की बुक्स को आप फॉलो करोगे मैटर के लिए, तो ऑब्वियसली आपको इस पद तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और रही बात स्ट्रेटजी की सर, तो स्ट्रेटजी इसमें ये थी कि मान लो मेरा जैसे मैंने प्रिपरेशन तो शुरू से ही शुरू थी मेरी, कि जैसे ग्रेजुएशन में भी मैं इकोनॉमिक्स अच्छा मेरा इंटरेस्ट था। तो बट क्या हुआ कि जब ये वैकेंसी आई दिसंबर आई थिंक 2020 में ये वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम मेरे मन में ये हुआ कि जैसे मैंने सिलेबस निकाला सबसे पहले, तो मुझे पता था कि मेरे को दो पेपर मेरे को देने हैं, इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट और इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड, और उसके बाद राजस्थान जीके का थर्ड पेपर होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने हथियार तैयार करने पड़ेंगे, कि आपको जिस चीज़ के लिए आपको आगे काम करना है, आपको वो सारा आपके पास हमेशा रहना चाहिए। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखा मैंने अपने पास, और उस सिलेबस को देखता रहता था। जब भी मान लो आपका कोई ऐसा होता था कि हाँ, कि मेरे को कुछ नहीं करने के लिए है, उस टाइम सिलेबस निकाल के सिलेबस पढ़ना शुरू कर देते थे, और उस अकॉर्डिंग मैंने किताबें ढूंढना शुरू की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे सबके साथ बने रहते थे अपने टीचर्स के साथ, तो मैं उनसे पूछता रहता था कि जैसे सर ये टॉपिक है, या ये मेरे को टॉपिक किसी बुक्स में नहीं मिल रहा, तो मुझे ये कहाँ पढ़ना चाहिए। इवन जो कुछ गवर्नमेंट की अच्छी वेबसाइट्स भी हैं, या यूट्यूब पे भी बहुत से अच्छे चैनल ऐसे थे मेरे को मिले यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे एग्ज़ाम जो प्रीवियस हुए थे, तो
जो एक बेस तैयार हुआ वो इससे हुआ कि मैंने जो नेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे मैंने उनको निकाला अच्छे से। फिर उसके बाद जैसे अगर आपने नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लिए, उसके बाद जो आपका बेस बनेगा वो राजस्थान में जो इकोनॉमिक्स के जो भी पेपर हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का हुआ है, मान लो और कोई भी जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जैसे संगणक की पोस्ट हुई है उसमें कुछ आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बजाय भी एएसओ की हो गई, उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो भी राजस्थान में प्रीवियस ईयर जैसे सेट का पेपर हुआ था 2013 में लास्ट, उसके बाद 2014 में अपने इकोनॉमिक्स की वैकेंसी हुई थी, और जैसे उसके बाद जैसे हमारी अब की बार जैसे वैकेंसी हुई है, तो ये सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल रहे हैं उन सबको कलेक्ट किया मैंने। और उनको कलेक्ट करने के बाद एज ए टाइम शेड्यूल के अंदर की जैसे मेरे को पहले से ही ध्यान था कि मेरे को एक दिन के अंदर मेरे को 300 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे सर। तो वो 300 क्वेश्चन निकालने के लिए मुझे खुद को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना था, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर नहीं हो उस चीज़ के लिए तो बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चों का बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हुए क्वेश्चन भी वो पेपर में गलत करके आ गलत हो जाते जाते हैं। हैं। तो वो जो गलतियां होती है उनको सुधारने के लिए आपको अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। अगर आप माइंड से प्रिपेयर नहीं हो तो आप फील्ड पे जाके भी उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। तो मैं कोशिश करता था कि जब भी मैं अपना थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मेरे को पता था 150 क्वेश्चन एक साथ मुझे निकालने पड़ेंगे हर एग्जाम में, तो मैं कोशिश करता था 150 क्वेश्चंस का एक सेट लगाता था पूरा, और उसके बाद अपना रिजल्ट देखता था कि उस 150 से मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ और जो गलत हो रहे हैं वो किस वजह से गलत हो रहे हैं। तो इस तरीके से सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, इवन राजस्थान से ही नहीं, जैसे अभी पंजाब में जो एग्ज़ाम हुए हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, या इवन और भी कहीं भी एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का या फर्स्ट ग्रेड का, तो वहाँ से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अपने को मिलते रहते हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर्स ने मुझे मेरी लाइफ में मुझे बहुत हेल्प करी, उनको लगाते रहना, उनको प्रिपेयर करते रहना। नेट के क्वेश्चन हो गए, उसके बाद भी अगर आप करना चाह रहे हो, आपने इतना सारा मैटर आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम। जो भी आप जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई या कोई और यूनिवर्सिटीज हैं, उनके एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छे ऐसे होते हैं, एमफिल का, पीएचडी का, जिसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाते हैं एग्जाम में, तो वो रिपीट एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो उसके बजाय भी आपका माइंड सेट प्रिपेयर हो जाता है ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के कि हाँ इसको मैं किस लॉजिक के साथ करूँगा। तो इस तरीके से सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्ट किया और सिलेबस अपने पास रखा, और उसके अकॉर्डिंगली बुक्स मैंने डिसाइड करी कि जैसे कौन सी बुक में मैटर मेरे को मिल रहा है। और क्योंकि हमें पता है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली एक बुक में से तो हमें सारा मैटर मिलेगा नहीं। हाँ, तो बिल्कुल सही है। हमें कम से कम 2 या 3 बुक तक अपनी अप्रोच रखनी पड़ेगी। और मैं भी कुछ मैटर ऐसा भी है सर, जैसे कुछ हमें हिंदी मीडियम में नहीं मिलता है तो हमें इंग्लिश मीडियम में भी अप्रोच करनी पड़ती है। तो मास्टर्स के दौरान ही मैं समझ गया था कि मुझे जैसे नेट करनी है, तो नेट के बाद जेआरएफ के लिए मुझे इंग्लिश की बुक्स को हाथ में लेना पड़ा कि मेरे को इंग्लिश की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, फिर जाके मेरा क्वालिफाई होगा। और इवन सर इस चीज़ ने मेरे को ये भी हेल्प करी कि आपका जो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना, मे भी आप कई बार हिंदी में जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने, तो उसमें हमारा क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लग पाता माइंड में, बट अगर आप इंग्लिश का उसका सेम वर्जन आप पढ़ते हो ना, तो मे भी आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक कर जाए। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी कि आप दोनों ही मीडियम में आप ट्राई करते रहो, तो मैटर भी आपको मिलता जाएगा और आपकी क्वेश्चन की सॉल्विंग करने की पावर भी बढ़ती जाएगी सर। तो इस तरीके से सर ये मेरा स्ट्रेटजी थी। ठीक है सर, देखिए सर ने जैसे बताया, मैं सारांश रूप में बता दूं आपको कि सबसे पहला काम है कि आप सिलेबस को निकालें, सिलेबस को देखें। सिलेबस देखा, अब सिलेबस देखने के बाद कौन से टॉपिक के लिए क्या मैटर हो, इसका सबसे पहला, जैसे ही सर ने बताया कि मेरे बहुत से पहले से सफल लोगों से कांटेक्ट थे, उनसे संपर्क था, तो अपने पहले से उस सब्जेक्ट में सफल लोग हैं उनसे इस बारे में चर्चा करें, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। और यानी दूसरा मार्गदर्शन लेके आपको क्या है, स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, और स्टडी मटेरियल के साथ में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी आपको रखने हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, अलग अलग जो वैकेंसीज में हुए हैं, जहां सर ने बताया अलग अलग वैकेंसी के बारे में, तो वो साथ में रखनी है। जैसे ही आप टॉपिक करें, साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलें। और जब आप बार बार प्रैक्टिस, लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा वो प्रैक्टिस, आपका अभ्यास है, वो आपको क्या है, आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करें। और पेपर सोल्विंग के टाइम अक्सर मैं देखता हूं अभ्यर्थियों का, हम देखते हैं जब भी अभ्यर्थी आते हैं कि हमारे 2 4 3 गलत आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, पेपर के बाद ये आता है
ये कारण यही रहता है कि हम जो बाइलिंगुअल होता है उसको दोनों लैंग्वेज को पढ़ते नहीं है। एक क्वेश्चन आपको, आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप तुरंत उसका इंग्लिश वर्जन देखिए, हो सकता है वहां समझ में आ जाए। हिंदी में समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखिए। ये नीति पहले से ही अपना ले तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, ऐसा है। बाकी सर अभी आप एक तो प्रीवियस ईयर्स के लिए जैसे यूथ कंपटीशन गाइड की एक आती है, यस सर। तो उसमें सारे इकट्ठे दिए होते हैं, पीजीटी टीजीटी वगैरह, यस सर। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जीआरएफ में, बिल्कुल सर। तो वो कैसी रहती है विद्यार्थियों के लिए? वो एक भी अच्छी बात है सर। उसमें भी जैसे अपने को तो क्वेश्चन चाहिए। देखो हाँ जी। मेरा स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मेरे को हमेशा क्वेश्चन चाहिए होते थे। जैसे होता ना कि मतलब मेरे को उस चीज की ललक रहती थी, कब कोई क्वेश्चन नया पेपर नया हो, राजस्थान में हो, कोई बाहर हो, तो और मैं उसको लूं और उसको लगाऊं। तो बस मेरा ये रहता था हमेशा से ही। तो भले ही वो किसी बुक से हो, भले ही वो कोई प्रीवियस एग्जाम से हो, तो ये सारी अपनी स्ट्रेटजी ये रहती है कि आपका वो जो बुक तो का अब इकोनॉमिक्स में जो जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर और ग्रेड फर्स्ट के लिए यस सर। कौन कौन सी बुक्स मेनली पढ़नी चाहिए? हालांकि मैं आपको यहाँ एक चीज स्पष्ट कर दूं कि ये जो सर बता देंगे बुक्स, फिर हम इस बुक्स की एक लिस्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के सामने भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सर इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन सी बुक्स है? सर जैसे बेसिकली देखा जाए कि आपको जैसे 2 पेपर देने हैं, तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपको पहला जो सेक्शन आता है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का रहता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप हिंदी मीडियम से है तो जैसे एच.एल. आहूजा की बुक बहुत अच्छी आती है। वो दोनों मीडियम में ही अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप जो मीडियम आप फॉलो करना चाह रहे हो, तो उसके साथ एक मैं आपको थोड़ा और जैसे एम.एल. झिंगन की एक बुक आती है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी आपको देखो सिलेबस कवर करना है, तो वो आपको उस बुक में काफ़ी सिलेबस आपको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर आपकी अपनी बात करें, जो उसी पेपर में सेकंड सेक्शन आता है, तो उसके लिए आप एक जैसे राणा वर्मा की बुक आती है हिंदी मीडियम के लिए, वो अच्छी है। और कुछ एक टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, वो रिचर्ड टी फ्रोयन की एक बुक आती है इंग्लिश मीडियम की, तो वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसमें आपको वो मिल जाएगा। इवन मैनकीव जो एक ग्रेगरी एंड मैनकीव के अर्थशास्त्री हैं, उनकी भी बुक आती है, दोनों की ही, माइक्रो और मैक्रो की, वो भी अच्छी बुक है, काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर करती है। उसके बाद जैसे पब्लिक फाइनेंस का एक अपना वो आता है चैप्टर, एक बुक आती है पब्लिक फाइनेंस में, आप आर के लेखी फॉलो कर सकते हो, एच.एल. भाटिया फॉलो कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स जो पोर्शन है उसके लिए आप एस.पी. गुप्ता की बुक अच्छी आती है, एस.पी. गुप्ता आप फॉलो कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण नाथुराम का भी बुक आती है, उसमें से कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा। और कैलाश नाथ नागर की भी बुक अच्छी है हिंदी मीडियम में, वो भी आप स्टैटिस्टिक्स के लिए फॉलो कर सकते हो। और डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए आपको मैं कहूँगा कि जैसे कुछ टॉपिक आपको एक बुक से तो कभी नहीं मिलेंगे, तो हमेशा आपको कोशिश करते रहने चाहिए कि आप अलग अलग बुक से, इवन आपको वो एक बुक से मिल भी जाए तो उस टॉपिक को, मे बी उस टॉपिक पे कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको उस बुक में ना मिले, तो वो कहीं और किसी और मैटर पे मिल जाएगा। तो इसलिए ए.पी. थिरलवाल की बुक थी, उसमें कुछ टॉपिक मैंने कवर किए। और जैसे डेवलपमेंट की जिंगन की भी बुक आती है, और डेवलपमेंट के लिए जैसे एक तनेजा मायर की बुक भी आती है, वो भी अच्छी बुक है। और इसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो मिश्रा एंड पुरी की एक अच्छी बुक है, इंग्लिश मीडियम भी मिलती है, हिंदी मीडियम भी मिलती है। और उसके बाद जैसे लाल एंड लाल की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी में, हिंदी मीडियम, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। और इसके बाद अगर देखा जाए तो थॉट के लिए, थॉट वैसे इसमें है नहीं, लेकिन थॉट अगर आप पढ़ोगे सिलेबस में तो आपको बहुत मैटर मिले, उसका काम आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में काम आ जाएगा। कि जो इकोनॉमिक थॉट है वो आर पॉल की एक बुक आती है, वो काफ़ी उसमें आपको हेल्प कर देगी कि आप जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप डिफरेंट थ्योरीज जब जैसे पढ़ोगे, केंजियन और क्लासिकल्स और न्यू केंजियन, मोनेटरिस्ट, तो उनके लिए आपको वो थॉट के जो बुक है वो आपको काफ़ी हेल्प कर देगी इस तरीके से। सो बाकी इस सारा जो बुक्स का जो सेक्शन है वो जैसा सर ने बोला आपको एक पीडीएफ के तौर पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, सर को लिख के दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आपको देखिए देखिए समझ में आई होगी, सर ने बताया, फिर भी हम इसकी एक लिस्ट आपको अवेलेबल करवा देंगे। सर अभी आप अभ्यर्थियों से क्या कहना चाहेंगे कि एक तैयारी करने वाला अभ्यर्थी, जीरो से तैयारी करने वाला अभ्यर्थी किस तरह से आगे बढ़े, उनके लिए कोई संदेश देना चाहें तो? बिल्कुल सर, देखो जैसे मैं भी जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो उस टाइम
मेरा भी काफ़ी ऐसे कन्फ्यूजन रहती थी कि जैसे क्या करें, किस तरीके से करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर करने वाले हो, आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है, उस चीज़ के ऊपर आपको मनन करते रहना है कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप हर दिन कम से कम 5 मिनट अपनी उस रणनीति को दो जो आप फॉलो कर रहे हो, कि मैं इस तरीके से अपनी उस पोस्ट तक पहुँचूँगा। और उस 5 मिनट में ये सोचो कि मैं इस चीज़ को किस तरीके से अपडेट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो आजकल तैयारी तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उस पोस्ट तक पहुँचने के लिए जो सीट्स होती हैं सिर्फ उतने बच्चे ही सफल हो पाते हैं। तो मे भी उस चीज़ में डिफरेंस ये रहता है कि उनकी स्ट्रेटजी आपसे थोड़ी अच्छी रहती है। तो आप हमेशा हर दिन कम से कम 5 मिनट ऐसे निकालें जिसमें आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, कौन सी बुक से तैयारी कर रहे हो, तो क्या उसमें से कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है, तो इस तरीके से उस पर दिया जाए। और सर देख, एक चीज़ ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन टाइम होता है वो अप्स एंड डाउन्स वाला होता है। तो आपको कभी भी उस चीज़ के साथ उस फ्लो में नहीं रहना होता। आप क्या करो कि जैसे जिस टाइम आपका माइंड फ्रेश हो तब तो आप थ्योरी जो भी आपका करना है आप पढ़ सकते हो। जब आपका माइंड थोड़ा बर्डन महसूस करे तो आजकल ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी है, आप उसके थ्रू अपना मैटर पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं कभी भी जैसे सुबह सुबह पढ़ना शुरू करता था, तो जैसे अपनी बुक्स पढ़नी शुरू कर ली बढ़िया, तो जब माइंड फ्रेश था तो थ्योरी पढ़नी शुरू कर दी। और जब मैं दोपहर को जैसा खाना खाने के बाद थोड़ा ऐसे मन को ऐसे होने लग जाता है कि नहीं अब तो थकावट होने लग गई, तो उस टाइम आप ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो भी कुछ यूट्यूब पे आपको मैटर मिल रहा है उसके थ्रू, क्योंकि माइंड आपका इनएक्टिव होने लग जाता है, तो इस इनएक्टिवनेस को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो कि आपको कुछ वीडियो के थ्रू आपको मिल जाए, तो वो उतना आपके लिए बेटर है। और उसके बाद जैसे कम से कम एक टाइम ऐसा जरूर निकालें जिसमें आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते रहें। इवन कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज लेक्चरर और किसी भी वैकेंसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक एज ए सिर्फ इस तरीके से नहीं लगाने कि यही क्वेश्चन सामने आ जाएगा। आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि आप उन 150 क्वेश्चन के साथ जब आमने सामने मिलोगे एग्जाम में जाके, तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे। एक तो आप जैसे डायरेक्ट एग्जाम में जाके उस चीज़ को फेस करोगे, आप उस सिचुएशन को 1 महीना 2 महीना या जब से आप तैयारी कर रहे हो तब से ही फेस करना शुरू कर दोगे। जैसे डेली जैसे मैं 150 या 200 या 300 क्वेश्चन निकालता था, तो जरूरी नहीं कि आप इतना ही निकालो। शुरू शुरू में जैसे 50-100 क्वेश्चन आदत डालने के लिए इतने बहुत हैं, फिर जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो आप इतने क्वेश्चन एक साथ निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से एक अच्छी रणनीति बना के इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा, फिर जाके आप आराम से इस अपनी अच्छी मेहनत और अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों की दुआ से आप ज़रूर लग पाएंगे, और उनकी गाइडेंस से, जो कि एक अच्छी रणनीति रहती है लाइफ में कि आप उन लोगों से जुड़े रहें, उन लोगों से अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और उन लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहें, ताकि आपको इस सक्सेसफुल लाइफ तक पहुंचने में काफ़ी हेल्प मिले। साथियों, सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी अपनी को दी कि किस तरह से इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी को, ये तो है ही इकोनॉमिक्स स्पेशल है, बाकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इकोनॉमिक्स की बुक्स को छोड़कर बाकी रणनीति तो अपनाई जा सकती है, इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। हम समय समय पर आपको जो सफल अभ्यर्थी रहे हैं अलग अलग पोस्ट पे जो अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं उनके रण टॉपर रहने का राज क्या है उससे अवगत करवाने का प्रयास करते हैं, और हम ये भी प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में सर हमारे अभ्यर्थियों को मार्गदर्शित करते रहें समय समय पर इकोनॉमिक्स में, ताकि वो अभ्यर्थी अपनी सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें। बहुत धन्यवाद सर आपको भी। और एक और चीज़ सर जो मैं बताना चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक्स के थ्रू ही, कुछ गवर्नमेंट की ऐसी अच्छी वेबसाइट भी अवेलेबल हैं। जैसे कि एक तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे कि ईपीजी पाठशाला नाम से एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जिसके ऊपर आपको कंटेंट मिलता है हर सब्जेक्ट का। भले ही इकोनॉमिक्स नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको उस सब्जेक्ट और उसकी जो टॉपिक हैं आपको उसके ऊपर हर टॉपिक मिल जाएगा। कम से कम 500-600 सब्जेक्ट उसके ऊपर अवेलेबल हैं। इंग्लिश में उसकी PDF अवेलेबल है। तो मैं जैसे मास्टर्स के दौरान ही उस चीज़ को पढ़ना मैंने शुरू कर दिया था, उसका प्रिंट आउट निकालना शुरू कर दिया था। तो मैं भी उस चीज़ ने भी मेरे को काफ़ी हेल्प करी हो कि आप सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड रहने की बजाय थोड़ा बाहर भी आप सोर्स को अगर देखोगे तो मैं भी वो आपको हेल्प करेगा सर। धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद। अमूल्य समय दिया और हमारे अभ्यर्थियों को मार्गदर्शित किया। थैंक यू। धन्यवाद सर।